बिल्कुल सही चीज आप देख रहे हो। आईबीपीएस क्लर्क 11,400 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको पहली सैलरी मिलेगी 35 से 50,000 के बीच में। अब इसी एग्जामिनेशन के सारे डिटेल्स डिस्कस करने के लिए मैं इस सेशन में आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ। अब यहां पर क्लर्क या फिर बैंक नोटिफिकेशन सुन के या देख के ये चीज मन में आती है, यार बैंक का एग्जामिनेशन है, क्लर्क का एग्जामिनेशन है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन होना जरूरी है क्या? तो मैं आपको बताऊं, ग्रेजुएशन आपका किस स्ट्रीम से कंप्लीट हुआ है फर्क पड़ता नहीं। जरूरी है ही नहीं कि आपका ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स से ही होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आर्ट से ग्रेजुएशन किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, है ना। आईबीपीएस क्लर्क ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आप ये सैलरी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात कि आईबीपीएस क्लर्क आखिर में है क्या। हाँ, आईबीपीएस क्लर्क एग्जैक्टली है क्या? हमारे नेशनलाइज बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन 11 बैंक्स में क्लरिकल पोजीशन की रिक्रूटमेंट के लिए आईबीपीएस हर साल एक एग्जामिनेशन कराता है। एग्जामिनेशन का नाम है आईबीपीएस क्लर्क। कौन होता है क्लर्क, क्या काम करता है बैंक में? अगर आप कभी बैंक में गए हो तो आप अपने बैंक के काम कराने के लिए जिन भी लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो वो सारे आमतौर पे क्लर्क लेवल के लोग होते हैं। आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करनी है, आप जिनके साथ कैशियर के साथ इंटरैक्शन करते हो क्लरिकल लेवल के लोग होते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट आपको निकलवाना है, आपको पासबुक प्रिंट करवाना है, आपको डीडी बनवाना है, आपको चेक डिपॉजिट करना है, या फिर आपको और कोई भी काम करना है, आप अपने कामों के लिए बैंक में जिन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो वो सारे क्लरिकल लेवल के लोग होते हैं। और उनकी स्टार्टिंग सैलरी 35 से 50,000 के बीच में होती है, और जॉब ज्यादा टेंशन वाला, लोड वाला नहीं रहता। तो ये ओवरऑल बेसिकली आईबीपीएस क्लर्क का प्रोफाइल है। इसमें एक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि एसबीआई अपने क्लर्क का एग्जामिनेशन अलग से कराता है। अगले कुछ दिनों में हमें एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो क्या है क्लर्क, अगर समझ में आ गया है तो अब इस नोटिफिकेशन की डिटेल में बात करते हैं। अभी 11,400 जो वैकेंसीज निकली है, जाहिर सी बात है वो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है, क्योंकि स्टेट लेवल पे इस एग्जामिनेशन में रिक्रूटमेंट होता है। तो यहां पर इस एग्जामिनेशन को अगर आपको देना है तो इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। फॉर्म फिल करने में अगर गलतियां होती है तो नो डाउट एडिट विंडो हमारे पास ऑप्शन होता है, पर एडिट विंडो फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म एडिट नहीं कर सकते। तो इधर पहले फॉर्म की फीस भरो, फिर एडिट विंडो में और एक्स्ट्रा पैसे भरो, ये वाली हरकत हमें नहीं करनी। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको थोड़ा सा वेट करना है। आज ही मैं आपको फॉर्म फिल करने का डिटेल वीडियो दे दूंगा। हाँ, हाउ टू फिल फॉर्म फॉर आईबीपीएस क्लर्क बाय सचिन सर, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, है ना। वो वीडियो आपको मिल जाएगा, हाउ टू फिल अ फॉर्म फॉर आईबीपीएस क्लर्क बाय सचिन सर। तो वो वीडियो आपको देखना है, उसमें A to Z सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके हिसाब से आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर फॉर्म फिल करना है। एडिट विंडो 2 दिन की मिलेगी, उस एडिट विंडो में आप कुछ कुछ चीजें एडिट कर सकते हो, है ना। इसके बारे में डिटेल में फॉर्म फिलअप वाले वीडियो में ही बता दूंगा, बट हमें एडिट विंडो में नहीं जाना है, ठीक। उसके बाद मेन डेट क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होगी? नोटिफिकेशन में लिखा है अक्टूबर 2026। ये अभी जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसमें लिखा है अक्टूबर 2026 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। आईबीपीएस का कैलेंडर जनवरी में ही आ चुका था, है ना। उस कैलेंडर में यह बताया है कि आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स 11 और 12 अक्टूबर को होगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैलेंडर के हिसाब से 11-12 अक्टूबर को होना है ना। और नोटिफिकेशन में अक्टूबर ही लिखा है, तो यही डेट पर हमारे एग्जाम्स होंगे। मेंस एग्जामिनेशन 27 दिसंबर को होगा। ये 27 तारीख कैलेंडर में दी हुई है, दिसंबर 2026 ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एलएलपीटी अगर रिक्वायर्ड है,
एग्जाम पैटर्न जब मैं डिस्कस करूंगा तो एलएलपीटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ये एलएलपीटी होता क्या है, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है, ये कंपलसरी नहीं होता है ना। एलएलपीटी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न में जब आऊंगा मैं डिटेल में आपको उसके बारे में बता दूंगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आसपास होगा अगर आपके लिए उसकी जरूरत है तो सारे डेट्स क्लियर हो गए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, कौन ये एग्जामिनेशन दे सकता है। ये एग्जामिनेशन देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका एज 20 से 28 के बीच में होना चाहिए। अब यहां पर है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरी बर्थ डेट ये है, मैं दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूं। पहला, सीधा फॉर्म फिलअप की विंडो पर जाना। हाँ, फॉर्म फिलअप की विंडो पर जाने के बाद उधर आपकी जो भी बर्थ डेट है डाल के देखना। अगर सिस्टम एक्सेप्ट कर सकता है इसका मतलब आप एलिजिबल हो, सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया मतलब आप एलिजिबल हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो ये वाला काम करना है ना। नहीं तो वैसे नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि कैंडिडेट 2 अगस्त 1998 के पहले पैदा नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब आपकी बर्थ डेट 2 अगस्त 1998 ये है या इसके बाद वाली है, ये है या फिर इसके बाद वाली है तो आप एलिजिबल हो। और आपकी बर्थ डेट 1 अगस्त 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 अगस्त 1998 यहां से लेके 1 अगस्त 2006 इनके बीच में अगर आप पैदा हुए हो, इस या इस डेट पर अगर पैदा हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर इसमें भी किसी को समझ में नहीं आया तो सिंपल सा काम, फॉर्म फिलअप के विंडो पे जाना, उधर आपकी जो भी बर्थ डेट है डाल के देखना, सिस्टम ने अगर एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब आप एलिजिबल हो, आगे प्रोसीजर बिंदास कंटिन्यू करना। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड फ्रॉम एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 21 अगस्त 2026 के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आपके ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, है ना। अब वो चाहे मार्कशीट आपको ऑनलाइन डिक्लेयर किया हुआ मिले या फिर फिजिकल कॉपी हो, आपके पास जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है उसके ऊपर जो डेट है वो 21 अगस्त 2026 या उसके पहले की होनी चाहिए। ये 21 तारीख अगर आपने ध्यान दिया है तो फॉर्म फिलअप का लास्ट डे है। तो आप फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट है तो आप एलिजिबल हो। ज्यादा से ज्यादा 21 अगस्त 2026 तक आपको वो फॉर्म फिलअप करने के लिए लिमिट है। तो यहां तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आना एक्सपेक्टेड है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईबीपीएस क्लर्क में, कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है, क्योंकि आपको सिलेक्शन के बाद सारा का सारा काम कंप्यूटर पे ही करना है। और बैंक ये नहीं चाहता यार कि हम बच्चों को सिलेक्ट कर ले और फिर उनको बताइए कंप्यूटर कैसे चलाना है। बैंक कंप्यूटर ट्रेनिंग में उनका टाइम और रिसोर्सेस इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बैंक ने पहले ही बोल दिया भाई साहब कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, सर क्या मुझे कोई कोर्स की जरूरत है, क्या मैं कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करूं? ध्यान से सुनना, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन तक कभी भी कंप्यूटर पढ़ा है और उस सब्जेक्ट के मार्क आपके मार्कशीट में है, 10th में पढ़ा, 11th में, 12th में या ग्रेजुएशन के किसी भी साल में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ी है एज अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के मार्क अगर आपके मार्कशीट में है तो आपको एडिशनल किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपका डिप्लोमा कंप्यूटर में हुआ है, डिग्री कंप्यूटर में हुआ है, तो फिर बात ही छोड़ दो, एडिशनल किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पर आपका डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है ना, आपने कुछ और किया है, मान लो आपने कॉमर्स किया है, बट कॉमर्स में कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज पढ़ी है, आपने कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा है और उसके मार्क्स अगर मार्कशीट में है, एडिशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इन केस आपके किसी भी मार्कशीट पर कंप्यूटर के मार्क्स ही नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स ही नहीं है, तो फिर आपको किसी भी, अब इसमें बहुत ज्यादा परेशान रहता है स्टूडेंट, है ना, सर मैं मेरे पास ये एक सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेशन है। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का कोई भी बेसिक कोर्स अगर आपने किया हुआ है और उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो फिर आप ये वाले पॉइंट से आप रिलैक्स निश्चिंत रह सकते हो, है ना। तो दोनों एस्पेक्ट समझ में आ गए, या तो आपके स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट के मार्कशीट में मार्क्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से
कोई कंप्यूटर का कोई भी बेसिक कोर्स वो कंप्लीट किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये मस्ट है, ये मस्ट है ना। कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है, मैंडेटरी है, तो यहां पर इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। ठीक, आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद बात करते हैं सिबिल स्कोर की। सिबिल स्कोर को लेकर वैसे डायरेक्टली इधर इतने स्ट्रिक्ट और ज्यादा कुछ स्ट्रिंजेंट चीजें नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिली है। तो यहां पर क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। क्या मतलब है क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए? दादा, अगर आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक ये एक्सपेक्ट करेगा कि इस इंसान ने किसी और बैंक से लोन लेके पैसा डुबाया नहीं है उसका, है ना। इसके लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री साफ होनी चाहिए। मतलब आपके ऊपर अगर कोई लोन है और उस लोन की कोई किस्तें अगर आप टाइम पर जमा नहीं कर पाए हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको उस बैंक से एक एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आपने बकाया राशि जो थी, जो बैलेंस अमाउंट था लोन का, वो सब पूरा का पूरा आपने भर दिया है और आपको अभी उसका एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट एनओसी मिल रहा है कि अभी कोई इनका ड्यू नहीं है। वो सारी चीजें यूजुअली जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है ना, वो सिबिल में रिफ्लेक्ट होती है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनका सिबिल स्कोर जनरेट ही नहीं है, उनको टेंशन लेना ही नहीं है। जिनका सिबिल स्कोर जनरेटेड है ही नहीं, जिनका बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है, उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, उनके लिए एडिशनल कोई भी चीज नहीं है। तो सिबिल स्कोर सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने लोन कहीं ना कहीं कुछ इंस्टॉलमेंट्स मतलब भरे नहीं है, कुछ किस्तें भरी नहीं है और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री उससे थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही है। सिर्फ उनके लिए सिबिल स्कोर मायने रखेगा। जिनका क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर है उनको सिबिल स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न। ये जो क्लर्क का एग्जामिनेशन होता है ना, दो ही स्टेज में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होती है क्वालिफाइंग नेचर की। क्वालिफाइंग नेचर की मतलब क्या? आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब देते हो ना, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जितने भी मार्क्स आप लाते हो, वो मार्क्स ये डिसाइड करने के लिए होते हैं कि यार आप मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। प्रीलिम्स के मार्क्स का रोल सिर्फ इतना ही होता है कि आप मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो फिर यहां पर प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हो और मेंस एग्जामिनेशन में आप जो भी स्कोर करते हो, वहां से आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो प्रीलिम्स के मार्क सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए होते हैं कि आप मेंस एग्जामिनेशन लिखोगे या नहीं लिखोगे, और मेंस में जो भी स्कोर लाओगे उसके बेसिस पे आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। अब यहां पर एलएलपीटी इफ रिक्वायर्ड, है ना, ये सबके लिए नहीं है। सबसे पहले एलएलपीटी क्या है ये मैं बताता हूं और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये भी बताता हूं। एलएलपीटी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्या है ना, क्लर्क बनने के बाद आपकी पोस्टिंग स्टेट में होती है और क्लर्क का मेजर काम पब्लिक डीलिंग है। उस स्टेट में रहने वाले लोगों के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना और उनके सारे काम करना, यह क्लर्क का मेन काम होता है। तो अब क्योंकि क्लर्क को उस स्टेट के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, तो यह एक्सपेक्ट किया जाता है क्लर्क से कि उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है, वो लोकल लैंग्वेज क्लर्क को आनी चाहिए। इसीलिए ये एलएलपीटी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उन लोगों को देना जरूरी नहीं है जिन्होंने उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट अपने स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे पढ़ा है और उस सब्जेक्ट के मार्क्स उसके मार्कशीट में है। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज मराठी है। आप में से कोई अगर महाराष्ट्र से एग्जामिनेशन देना चाहता है, तो अगर उसने 10th 12th तक मराठी कभी भी पढ़ा हो या ग्रेजुएशन में आगे कभी मराठी पढ़ा हो और मराठी के मार्क्स उसके मार्कशीट में दिख रहे हो, उसके लिए एलएलपीटी मैंडेटरी नहीं है। पर कोई एक ऐसा कैंडिडेट जिसने अपने ग्रेजुएशन तक एलएलपीटी किया, मतलब मराठी लैंग्वेज पढ़ा ही नहीं है, हाँ, ना स्कूल में पढ़ा, ना कॉलेज में पढ़ा, ना जूनियर कॉलेज में, ना सीनियर कॉलेज में, कभी मराठी पढ़ा ही नहीं, उसके मराठी इस सब्जेक्ट के मार्कशीट पर है ही नहीं, उसके लिए एलएलपीटी होगा, है ना। तो ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये एक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है चीजें, और यूजुअली आप जिस स्टेट से देते हो एग्जामिनेशन, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपने 10th तक तो पढ़ी ही होती है।
है ना। तो ये LLPT सिर्फ उन लोगों के लिए मायने रखता है जो किसी एक स्टेट में उनने एजुकेशन करा है और दूसरे स्टेट से एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, है ना, उनके लिए ये LLPT मैंडेटरी होगा। तो अब ये पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आ गया। LLPT सबके लिए नहीं होगा। ओके, प्री और मेंस सबके लिए होगा और आपका मेन सिलेक्शन यही से डिसाइड होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करता हूं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कौन से 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं? इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क के लिए 20 मिनट का टाइम रहेगा। 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए 20 मिनट का टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क के लिए 20 मिनट का टाइम रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट का टाइम रहेगा। तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है। बेसिकली 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए और 60 मिनट का टाइम रहेगा। तो ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर, हर एक सब्जेक्ट का एक सेक्शनल कट ऑफ निकलेगा, है ना। सेक्शनल कट ऑफ मतलब हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम आपको स्कोर करना मैंडेटरी होगा। वो नंबर पहले से फिक्स नहीं रहता। एग्जामिनेशन के बाद जो भी लोगों ने स्कोर किया है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है ना। अब प्रीलिम्स वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज है 11,000। तो आमतौर पे 10 टाइम्स जितनी भी वैकेंसीज है उससे 10 टाइम्स एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, अगर 11,000 वैकेंसीज है तो इसका 10 टाइम्स स्टूडेंट मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, यानी 1,10,000। तो कैसा होगा, कट ऑफ कैसा निकलता है? एग्जामिनेशन होने के बाद जो भी स्टूडेंट है रिस्पेक्टिव कैटेगरी और रिस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके मार्क्स लगाए जाएंगे। अब मान लो किसी एक स्टेट में 700 वैकेंसीज है तो उसमें 700 का 10 टाइम्स 7,000, तो पहले 7,000 स्टूडेंट को लिया जाएगा और जो आखिरी स्टूडेंट होगा उसके मार्क्स होंगे कट ऑफ मार्क्स। तो ऐसे ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड होता है। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का एक कट ऑफ डिसाइड होता है। तो ये कट ऑफ जो है ना, आउट ऑफ 100 मैं आपको एक रेंज बताता हूं। हर एक स्टेट का कट ऑफ अलग अलग रहता है। तो आप अपने स्टेट का कट ऑफ गूगल कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्टेट का हर एक कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग होता है। तो हम उसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बस एक रेंज बताता हूं, है ना। पिछले साल जो IBPS क्लर्क का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 45 से लेके 85 की रेंज में कट ऑफ था। मिनिमम कट ऑफ जो गया था वो 45 था और मैक्सिमम कट ऑफ जो गया था वो 86 के आसपास था। तो आपकी स्टेट का कट ऑफ कैसा है इसके बेसिस पे ये तय होगा कि यार आपको प्रैक्टिस और मेहनत कितनी करनी है ना। तो बस इधर एक चीज दिमाग में आती है, यार जिस स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है और जिस स्टेट का कट ऑफ कम जाता है, क्या मैं उस स्टेट से फॉर्म भर सकता हूं? आप बिल्कुल भर सकते हो, बस LLPT वाली चीज ध्यान में रखना। अगर आप किसी और स्टेट से फॉर्म भरने जाते हो, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ी है तो LLPT बाद में देनी पड़ेगी। ये बात ध्यान में रखना। तो प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है वो 45 से 85-86 की रेंज में लास्ट ईयर गया है। हर स्टेट का हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग है। तो ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर हो गया। मेंस के एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करूं तो 3 सब्जेक्ट जो आपने प्रीलिम्स में पढ़े हैं वो सारे 3 के 3 सब्जेक्ट आपको मेंस में एज इट इज पढ़ने हैं। कौन सा? इंग्लिश। इंग्लिश आपने प्रीलिम्स में पढ़ा, आपको मेंस में भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए आप पढ़ोगे और 35 मिनट का टाइम उसमें मिलेगा। आपने प्रीलिम्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम क्वांट बोलते हैं वो आपको मेंस में भी आएगा। 40 क्वेश्चन 50 मार्क रहेंगे, 35 मिनट का टाइम उसमें रहेगा। आपने रीजनिंग जो प्रीलिम्स में पढ़ी है वो आपको मेंस में भी आएगी। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 60 मार्क 35 मिनट का टाइम आएगा। अब इसमें है ना, मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। अभी मैंने बस आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया, तो स्ट्रैटेजी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे किस तरीके से पढ़ना है, कौन से मेजर टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ रीजनिंग में नहीं, क्वांट इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ एक स्ट्रैटेजी सेशन मैं अलग से बनाने वाला हूं। तो वहां पर आप ये सारी चीजें डिटेल में देख लोगे, जान लोगे। तो ये मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न है। मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न यहां पर 160 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क का एग्जामिनेशन होगा और 125 मिनट का टाइम इसके लिए रहेगा। मेंस के कट ऑफ की बात करूं तो मैक्सिमम स्टेट की कट ऑफ मेंस में 50% के आसपास है। मैक्सिमम स्टेट में मेंस की कट ऑफ 50% के आसपास है, मतलब 200 में से 100 मार्क अगर ला दिया आपने तो सिलेक्शन।
200 में से 100 मार्क अगर आपने ला दिए तो सिलेक्शन, ऐसा सिनारियो मैक्सिमम स्टेट में है। कुछ स्टेट में 50% से कम है, कुछ स्टेट में 50% से थोड़ा ज्यादा है। मैक्सिमम स्टेट्स जो मैं कह रहा हूं वो 50% के आसपास है। अगेन, आपकी कैटेगरी और आपकी स्टेट का कट ऑफ आप गूगल कर लेना या फिर चैट जीपीटी से पूछ लेना, है ना। महाराष्ट्र में आईबीपीएस क्लर्क 2025 मेंस की कट ऑफ एससी कैटेगरी के लिए क्या थी, चैट जीपीटी से पूछ लेना, बता देगा। जेमिनाई से पूछ लेना, बता देगा। आपको अगर सर्च भी नहीं करना है तो ये कर लेना, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो एग्जामिनेशन पैटर्न अगर क्लियर हो गया है तो सैलरी की बात मैंने आपको पहले ही बताया कि यार 35 से 50 हजार के बीच में पहली सैलरी जाती है। लोकेशन टू लोकेशन सैलरी वैरी करती है क्योंकि लोकेशन के हिसाब से अलाउंसेस बदलते रहते हैं, है ना। तो 35 से 50 हजार के बीच में पहली सैलरी, देखो मैं हमेशा बोलता हूं 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद, 4 साल घिसने के बाद मुश्किल से 10-15 हजार की नौकरी मिलती है। 4 साल मैं इंजीनियर हूं। आगे इंजीनियर लोग बुरा माने उससे पहले मैं बताऊं कि मैं खुद इंजीनियर हूं। नो डाउट हम इंजीनियर के कुछ इंजीनियर्स के पैकेजेस देखते हैं, इसको इतना पैकेज मिला, उसको उतना पैकेज मिला, है ना। पर मैक्सिमम इंजीनियर्स की कहानी क्या है, मैक्सिमम 4 साल घिसने के बाद 15-20 हजार की नौकरी मुश्किल से मिल रही है आपको अगले। क्योंकि देखो नोटिफिकेशन अभी आया है, अलॉटमेंट मार्च 2027 में अलॉटमेंट होगा, मतलब आपको फाइनल बैंक मिलेगी आपके हाथ में मार्च 2027 में ऑफर लेटर होने वाला है। तो अगले 8 महीनों में आप अपनी कहानी बदल सकते हो ढंग से, और मुश्किल नहीं है। जब मैं स्ट्रैटेजी सेशन लेके आऊंगा ना, उसमें मैं बताऊंगा यार ये एग्जामिनेशन क्लियर करना उतना भी मुश्किल नहीं है ना। जितने आपके दिमाग में बन गया ओ इतने सारे लोग, अरे कुछ नहीं, है ना। जो लोग अप्लाई करते हैं उनको नहीं देखना। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी आपके प्रिपरेशन में वो सारा गेम चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो स्ट्रैटेजी वाला सेशन देखना जो लोग एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, है ना। तो अब यहां पर सैलरी क्लियर हो गई, उसके बाद सिलेबस। सिलेबस अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि सिलेबस के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन स्ट्रैटेजी सेशन में मैं करने वाला हूं। मैं आप लोगों को रीजनिंग में गाइड करूंगा। तो रीजनिंग में आपको यहां पर मैं अगर रीजनिंग का खेल आपको बताऊं तो रीजनिंग का पिक्चर कुछ ऐसा है। रीजनिंग में आपको एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये 8 चैप्टर्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इन 8 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पजल्स है। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पजल है? सर मैं सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन लेके एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, है ना। 35 मार्क की रीजनिंग प्रीलिम्स में आते हैं। 35 में से मिनिमम 15 मार्क सिर्फ इस एक चैप्टर पर आएंगे, श्योर शॉट आएंगे, कंफर्म आएंगे। 35 में से मिनिमम 15 मार्क आपको इस पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की प्रिपरेशन आज अभी इसी वक्त से स्टार्ट कर देना। इसके लिए बेस्ट रिसोर्स मैं आपको बता रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 13 घंटे का सेशन है। इस 13 घंटे के सेशन में आपको A to Z सारी की सारी चीजें पजल की बेसिक मिल जाएगी। इसको कर लिया, फिर आपको पजल में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उस पर्टिकुलर टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करनी है, बस। स्ट्रैटेजी सेशन में डिटेल में मैं बताऊंगा, बट आज अभी इसी वक्त से अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ये सेशन देखना शुरू करो, क्योंकि ये सेशन देख लिया तो आपका 15 मार्क का बेसिक क्लियर हो गया। 15 मार्क मेंस में 50%, 60 मार्क की रीजनिंग आएगी, 25 से 30 मार्क के पजल मेंस में आएंगे। तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला यही टॉपिक है। डिटेल में स्ट्रैटेजी सेशन में बात करेंगे, बट अभी के लिए शॉर्ट में बता दूं, अल्फाबेट इस चैप्टर पर मिनिमम 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रीलिम्स में कितने चैप्टर्स आने थे रीजनिंग के? 8 में से ये 2 चैप्टर 22 मार्क का वेटेज लेके बैठे। 8 चैप्टर आने हैं, 8 में से 2 चैप्टर ऐसे हैं जो 35 में से 22 मार्क का वेटेज लेके बैठे हैं। तो ये 2 चैप्टर हमें बहुत अच्छे से समझने हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस भी करा दूंगा, है ना। तो रीजनिंग का पिक्चर क्लियर हो गया। तो क्वांट में ये जो 3 चैप्टर्स है, इन 3 चैप्टर्स के ऊपर 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वांट में, ठीक। और फिर ये डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर मिनिमम 5 क्वेश्चंस होते हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, 20 मार्क ये सेगमेंट पर हो गया, स्पीड मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। बाकी क्वांट में वही सारी चीजें होती है जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई होती है। ये सारा अरिथमेटिक, ये हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है सारा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, ये स्कूल में हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है
बस यहाँ पर क्या है ना, स्कूल वाले तरीके नहीं चलेंगे, क्योंकि स्कूल में हमें स्टेप के लिए मार्क्स मिलते थे, यहाँ पर चीज़ें अलग होगी, स्टेप के लिए मार्क नहीं होंगे, जल्दी आंसर निकालना होगा तो तरीके कुछ थोड़े से बदल जाएंगे, तो वो बदले हुए तरीके आपको इसमें समझने हैं। इंग्लिश 3 सेगमेंट में आपको डील करनी है, इंग्लिश 3 सेगमेंट में आपको डील करनी है। सबसे पहला है इंग्लिश में रीडिंग, इंग्लिश में दूसरा सेगमेंट है वोकैबुलरी, एंड तीसरा सेगमेंट है ग्रामर। तो इंग्लिश ये 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है। अगर ये 3 सेगमेंट आपने अच्छे कर लिए तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है, उनको आप कैसे कवर सकते हो, स्ट्रैटेजी सेशन में डिटेल में बात करूंगा। और आखिरी सब्जेक्ट जनरल बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये हमें मेंस में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये मेंस में सब्जेक्ट आएगा, इसमें आप ओवरऑल इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीजें पढ़ोगे। आरबीआई कैसे सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, आरबीआई का रोल क्या रहता है इन्फ्लेशन कम या ज्यादा करने में, है ना। इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ तो आरबीआई रेगुलेट कैसे करता है ना। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल कैसे होता है, ये आरबीआई क्वांटिटेटिव, सारे आरबीआई से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, इसके साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ोगे। नेशनल कन्वेंशंस पढ़ोगे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़ोगे, और साथ ही में करंट अफेयर्स में आप अभी हाल फिलहाल में जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंस से रिलेटेड चीजें चल रही है उसके बारे में यहां पर आप सारी चीजें पढ़ोगे इस सब्जेक्ट। ओके, तो ये मैंने आपको यहां पर अभी सिलेबस के बारे में बता दिया है ना। अभी के लिए आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करना चाहते हो रीजनिंग में, आप ये सेशन देखना शुरू करो, है ना। आज ही मैं स्ट्रैटेजी वीडियो आपको बना के दे दूंगा, आईबीपीएस क्लर्क स्ट्रैटेजी बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। उस स्ट्रैटेजी वीडियो में डिटेल में सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को लेकर अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, या तो मैं या फिर मेरी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन आपको आपकी सिंसियरिटी दिलाएगी, बाकी आपके सिलेक्शन के लिए जो चीजें चाहिए सारी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी हमारी। बैंकिंग वाला का चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे पेड कोर्सेज हो, आपको सिलेक्शन के लिए A to Z सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएगी, यूट्यूब पे भी कोर्सेज में भी। आपकी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आपको बताई हुई चीजें सिंसियरली फॉलो करनी है। कुछ डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना। इस वीडियो में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।